आरपीएससी यूआरओ, आरपीएससी यूआरओ जो जिसका पार्ट बी है, जो 40 अंक से संबंधित है, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और आज हम हमारी ये तीसरी क्लास है। तो अध्याय 2 नगर पालिकाओं का गठन और शासन। इन अध्याय 2 में कहा गया है कि नगर पालिका का गठन कैसे होगा और नगर पालिका शासन कैसे करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ म्युनिसिपलिटीज। ये भी ध्यान रखें कि अध्याय जो 2 है उसमें धारा 3 से 50 तक का वर्णन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कैसे भी बन सकता है, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है अध्याय 2 में क्या है, तो नगर पालिका गठन और शासन। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि अध्याय 2 है उसमें कहां से कहां तक वर्णन किया गया है, तो धारा 3 से 50 तक का वर्णन किया गया है। अभी तक हम 8 धाराओं का वर्णन कर चुके हैं, आज 9वीं धारा का वर्णन करेंगे। तो 9वीं धारा है वार्डों में विभाजन। ये जो है 9वीं धारा, ये भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 243 एस, अनुच्छेद 243 ये एस है, एस फॉर स्कूल वाला। इसमें भी वार्डों में विभाजन का वर्णन किया गया है, यानी नगर पालिका का वार्डों में विभाजन है। ये धारा नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो धारा 9 है तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 एस है, इन दोनों में वर्णन किया गया वार्डों का विभाजन। तब 9 की उपधारा 1, ये सब क्लॉज याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब की बार जो पेपर बनेगा वो सब क्लॉज से ही बनेगा। तो धारा 9(1) क्या कहती है? 9(1) कहती है कि नगर पालिका को धारा 6 की उपधारा 1 यानी 6(1) के अधीन नगर पालिका के लिए नियत कुल स्थानों की संख्या के बराबर वार्डों में विभाजित किया जाएगा। यानी नगर पालिका के लिए कुल स्थान जो निर्धारित किए गए हैं उन स्थानों के बराबर उसको वार्डों में विभाजित किया जाएगा। मान लीजिए कोई नगर पालिका है, ये नगर पालिका है, ये नगर पालिका है और इसमें ये है, ये ऐसे विभाजित है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हिस्से मिलाकर ये नगर पालिका बनाई गई। तो इस नगर पालिका में ये जो 6 हिस्से इसके बराबर ही वार्ड होंगे, मतलब ये नगर पालिका में 6 वार्ड होंगे। ये धारा 9(1) कहना चाह रही है। यानी आप जो ये नगर पालिका है इसको नगर पालिका बना रहे हो, तो इसमें ये वाला हिस्सा लिया, ये वाला लिया, ये वाला लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया, यानी आपने इसको 6 हिस्सों को मिलाकर नगर पालिका बनाई। तो ये जो 6 हिस्से हैं ये 6 वार्ड कहलाएंगे। अब ये कह रहा है कि इसका जो निर्धारण है वो धारा 6 की उपधारा 1 यानी 6(1) में के अनुसार होगा। तो जो धारा 6 है उसका संबंध है नगर पालिका की संरचना। धारा जो 6 है उसमें कहा गया नगर पालिका की संरचना, नगर पालिका की संरचना। और उसका जो उपधारा 6(1) है उसमें कहा गया है कि नगर पालिका की संरचना प्रत्यक्ष निर्वाचन से होगी। प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये 6(1) में कहा गया है प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो इसके आधार पर, प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर ही कुल स्थान निर्धारित किए जाएंगे और कुल स्थान के आधार पर ही वार्डों में विभाजित होगा। ये ध्यान रखें, जितने स्थान है उतने ही वार्ड होंगे। अगला 9(2), धारा 9(2) क्या कहती है? प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वार्ड जो होगी उसका जो प्रतिनिधित्व होगा वो जनसंख्या के आधार पर होगा। उसका अनुपात यथा संभव वही होगा जो नगर पालिका के स्थानों की कुल संख्या की उसकी जनसंख्या के साथ है। यही एग्जांपल लेते हैं वापिस, ये वाला, यदि इसमें जनसंख्या मान लीजिए 1000 है, 2 वाले पार्ट में जनसंख्या 1500 है, इसमें 1800 है, इसमें 2000 है, इसमें 1700 है और इसमें 2200 है। तो ये जो जनसंख्या है
इसी के आधार पर वार्डों का विभाजन होगा, प्रतिनिधित्व होगा, ये ध्यान रखें। नगर पालिका के स्थानों की कुल संख्या की उसकी जनसंख्या के साथ होगा। जो नियम है वार्डों का कि भाई इतनी जनसंख्या पे एक वार्ड होना जरूरी है, उसके आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर। अगला धारा 10 ये कहती है वार्डों का निर्धारण। अब वार्डों का निर्धारण कैसे करेंगे, और जो वार्डों का निर्धारण है ये भी भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 एस में दे रखा है। 243 ये एस फॉर स्कूल है, एस में दे रखा है। ये भी आप साथ साथ में याद कर लें ताकि आपको आगे आसानी होगी। तो वार्डों का जो निर्धारण है वो कैसे होगा, ये धारा 10 कहती है। अब 10 है तो इसका जो सब ये जो क्लॉज है वो 10(1) है, और ये ध्यान रखिए रोमन में तो आपको रोमन में ही पढ़ना है, रोमन में ही याद करना है। तो 10(1) क्या कहता है, वार्ड इसमें प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचन के उद्देश्य से विभाजित किया जाएगा। जी, यानी जो प्रत्येक वार्ड है, जो वार्ड है वो प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचन के उद्देश्य से विभाजित किया जाएगा, यानी वहां जो चुनाव है उन्हें उसके उद्देश्य से ही उस वार्ड को विभाजित किया जाएगा। नगर पालिका होगी वो वार्डों में विभाजित होगी, और वार्ड में निर्वाचन होगा, ये कहना चाह रही है 10(1). प्रत्येक वार्ड की सीमा का निर्धारण आरक्षित वर्गों जैसे SC, ST, OBC तथा महिलाओं के वार्डों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये जो है 10(1), ये कह रही है कि वार्ड की जो सीमा का निर्धारण है ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखें। वार्ड की जो सीमा का निर्धारण है, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। ये जो वार्ड की सीमा का निर्धारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। वार्ड की सीमा का निर्धारण तथा आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST, OBC और महिलाओं के वार्डों की जो संख्या है का निर्धारण किया जाएगा। यानी आरक्षण है वो वहां की जो जनसंख्या निहित है उसके हिसाब से दिया जाएगा। महिलाओं को, महिला कितनी है, महिलाओं का आरक्षण जैसे SC है तो इसकी जनसंख्या का 50, इनकी जो जितने भी वार्ड है सदस्य होंगे उनका 50%, SC है इनके सदस्यों का 50%, OBC है इनके सदस्यों का 50%, ये महिला आरक्षण दे रखा है, उसके हिसाब से किया जाएगा। ये थी 10(1). अब 10(2) आरक्षित स्थानों का आवंटन विभिन्न वार्डों को चक्रानुक्रम द्वारा वार्डों का संख्याङ्कन किया जाएगा, यानी वार्ड है उनको नंबर दिए जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस हिसाब से। धारा 10(3) आरक्षित स्थानों के वार्डों का आवंटन धारा 6 के अनुसार किया जाएगा। हमने पढ़ा था धारा 6 है उसमें नगर पालिका की संरचना का उल्लेख है, तो नगर पालिका की जो संरचना है उसके अनुसार ही आरक्षित स्थान यानी जो आरक्षण है उनका निर्धारण धारा 6 के अनुसार किया जाएगा। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि आरक्षित स्थानों के आधार पर वार्डों का आवंटन धारा 6 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत किया जाएगा, तो वो धारा 10(3) के तहत किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो धारा 10(3) है इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसी नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू होगा, यानी कोई भी नगर पालिका आप बना रहे हो तो उसका जो क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी कोण, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो यहां से किया जाएगा, ये ध्यान रखें। उत्तर पश्चिमी कोण वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर पश्चिमी कोण है, ये 10(3) में उल्लेख है इसका। अगला प्रश्न सॉरी अगली धारा 11 नगर पालिका के लिए निर्वाचन। जी, नगर पालिका का निर्वाचन कैसे होगा, ये धारा 11 में कहा गया है, और संविधान का अनुच्छेद 243(ZA) इसमें भी नगर पालिका का अनुच्छेद 243(ZA) इसमें भी नगर पालिका के निर्वाचन का उल्लेख है। ये मैं धारा पास में इसलिए लिख रहा हूं अनुच्छेद संविधान का, क्या पता आपके साथ प्रश्न में कंपैरिजन करके पूछ सकता है, और वैसे भी अकेला भी प्रश्न पूछा जा सकता है, धारा 11 भी पूछ सकता है, या प्रश्न ऐसे दे दे नगर पालिका निर्वाचन से संबंधित कौन सी धारा है, वहां धारा 11 ना होके धारा 243 सॉरी अनुच्छेद 243(ZA) भी हो, या दोनों हो, और तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों हो, तो आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको यहाँ दिया जा रहा है। अब धारा जो 11 है नगर पालिका के निर्वाचन से संबंधित, इसमें नगर पालिका के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निर्वाचक नामावली तैयार करना और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण
निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यानी निर्वाचक नामावली है, इसका उल्लेख धारा 11 में, ध्यान रखें, धारा 11 में निर्वाचक नामावली, प्रश्न डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है, निर्वाचक नामावली का उल्लेख कौन सी धारा में, धारा 11 में। और राज्य निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन का संचालन, सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये तीनों जो शब्द है आपको ऐसे कैसे याद करने हैं, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ऐसे कैसे याद करने हैं, ये तीन के तहत ये तीनों काम जो करेगा ये राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यानी अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, निर्देशन भी राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा और नियंत्रण भी राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यानी जो निर्वाचन है उसका नियंत्रण कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन का निर्देशन कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग, अधीक्षण कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। और ये धारा है, ये 11वां उल्लेख है, ये भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, नगर पालिका के लिए निर्वाचन उसके विघटन की तारीख के 6 माह की अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाएगा। जी हाँ, कोई भी नगर पालिका है उसका जो निर्वाचन है, उसका जो निर्वाचन है वो विघटन की 6 माह तारीख, सॉरी 6 माह के विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा। यानी कोई भी नगर पालिका उसकी जो अवधि होती है वो 5 साल की होती है। 5 वर्ष मतलब इसका जो निर्वाचन है, जैसे ही नगर पालिका ने 4.5 वर्ष पूरे कर दिए, यानी 6 माह बाकी हैं, यदि यहाँ पर यह नगर पालिका विघटित होती है 4.5 वर्ष के दरमियान और चुनाव में 6 माह बाकी हैं, तो इसका जो है वो 6 माह बाकी है, तो जो निर्वाचन है वो नए सिरे से होगा, नए सिरे से। और मान लीजिए 6 माह से ज्यादा बाकी है, यानी किसी नगर पालिका ने 3 वर्ष ही काम पूरा किया है, तो फिर इसका जो निर्वाचन होगा, ये जो नगर पालिका विघटित होगी, विघटन, और वापिस जो चुनाव होगा वो बाकी के 2 वर्ष के लिए होगा, ये ध्यान रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 वर्ष के लिए होगी और ये पूरे 5 साल के लिए होगी। यदि 6 माह बाकी है तो अगले 5 साल तक ये नगर पालिका चलेगी। तो वापिस पढ़िए, निर्वाचन उसके विघटन की तारीख के 6 माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा। 6 माह जो 6 माह पूरे हो रहे हैं, सॉरी 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके 6 माह के अंदर अंदर आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। ये उल्लेख है धारा 11 में, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा कि यदि निर्वाचन 6 माह से अधिक की होती है विघटन, सॉरी, तो आपको जितना समय बाकी है उतने समय के लिए वो नगर पालिका वापिस उसमें चुनाव होंगे, उसी अवधि के लिए चुनाव होंगे, और 6 माह ही रहे हैं तो वापिस अगले 5 साल तक के लिए चुनाव होंगे। ये धारा 11 कह रही है। धारा 12, राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन, यानी जो राज्य निर्वाचन है इसके क्या क्या कार्य होंगे, ये धारा 12 में उल्लेख कर रखा है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अपनी ओर से एक उप चुनाव आयुक्त, वेरी इंपॉर्टेंट, उप चुनाव आयुक्त का जो उल्लेख है वो धारा 12 में। यदि कोई हो, या राज्य चुनाव आयोग के सचिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, राज्य चुनाव आयोग का जो सचिव है इसका भी उल्लेख धारा 12 में, वेरी इंपॉर्टेंट, द्वारा किया जाएगा। यानी जो राज्य चुनाव आयोग का जो कार्य है वो एक तो उप चुनाव आयुक्त या राज्य चुनाव आयोग के सचिव द्वारा किए जाएंगे। ये धारा 12। अगली धारा, धारा 13, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली, वेरी इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 13 है, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली। अब इसकी जो क्लॉज और सब क्लॉज है वो देखने पड़ेंगे। तो धारा जो 13A, ये देखते हैं, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो निर्वाचक नामावली है ये निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी। यानी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि नगर पालिका में निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली कौन तैयार करेगा, तो निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, और इसका उल्लेख कहाँ है, तो ध्यान रखें धारा 13A में इसका उल्लेख है। नगर पालिका का जो अधिनियम है उसकी धारा 13A में निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी का उल्लेख है। धारा 13B, धारा 14 के उपबंधनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति, धारा जो 14 है ये नीचे ही है,
निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निहिरता यानी अयोग्यता है। तो उससे संबंधित है कि धारा 14 के उपबंधनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो अर्हता की तारीख को 18 वर्ष आयु का हो, ये 13B फर्स्ट में उल्लेख है, ध्यान रखें। यानी नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु का होना, आयु का होना नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में वर्णन है, इंपॉर्टेंट है। तो ये है धारा 13B और इसका एक, धारा 13B एक इसमें उल्लेख है। तो 18 वर्ष की आयु वो योग्य होगा, नगर पालिका के किसी वार्ड का मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चुनाव वो ही लड़ेगा नगर पालिका के वार्ड का जो वहां का निवासी है, वो भी मामूली निवासी होना चाहिए, नहीं वहां का निवासी होना चाहिए बस। ये दो योग्यताएं दे रखी हैं चुनाव लड़ने की नगर पालिका की, और ये दो योग्यता है वो धारा 13B फर्स्ट में और धारा 13B सेकंड में। निवासी का जो उल्लेख है वो धारा 13B सेकंड में, और आयु का जो उल्लेख है वो धारा 13B फर्स्ट में, धारा 13C। उस वार्ड के निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन होने का हकदार होगा यदि वो 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका है और वो वहां का निवासी है। तो फिर जो जिस वार्ड से वो चुनाव लड़ रहा है वहां की जो निर्वाचक नामावली है वहां में रजिस्ट्रेशन के लिए वो हकदार होगा। ये 13C में कहा गया है। 13D, अर्हता की तारीख से उस वर्ष की जनवरी का पहला दिवस जिसमें निर्वाचक नामावली ऐसे तैयार की जाती है या पुनरीक्षण की जाती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा जो 13D है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसकी जो जन्म तिथि है या उसकी जो 18 वर्ष की आयु है, 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की जो आयु है, ये इसकी जो गणना की जाएगी वो जनवरी का पहला दिवस से की जाएगी। यानी यदि चुनाव हो रहा है वहां तो जनवरी का जो पहला दिवस है तब तक उसने 18 वर्ष पूर्ण किए हैं कि नहीं किए। यदि किए हैं तो वो योग्य है। यदि जनवरी का पहला दिवस यानी 1 जनवरी को उसकी आयु 18 वर्ष हुई है कि नहीं है, यदि हुई है तो वो चुनाव के लिए योग्य है और नहीं हुई है तो अयोग्य है। जनवरी का पहला दिवस यानी 1 जनवरी को। और जिसमें निर्वाचक नामावली ऐसे तैयार की जाती है या पुनरीक्षण की जाती है, जो बार बार हर चुनाव से पहले निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है, तो उसमें जनवरी का पहला दिवस के दिन 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए, यानी 1 जनवरी को। ये धारा 13D में कहा रखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है 13D। आगे धारा 13E, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों के निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन किए जाने का हकदार नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। धारा जो 13E है वो कह रही है कि व्यक्ति एक है तो वो एक से अधिक वार्डों के निर्वाचक नामावली में निर्वाचन नहीं कर सकता। यानी ये जो धारा 13E कह रही है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूं। धारा 13E, धारा 13E कह रही है कि मान लीजिए एक नगर पालिका है, उसमें A वार्ड है, B वार्ड है, C वार्ड है और D वार्ड है, और कोई Q कोई व्यक्ति है, और यदि वो A वार्ड में निवासी है तो A वार्ड में ही अपना निर्वाचन करवाएगा, B में नहीं करवा सकता, C में नहीं करवा सकता और D में नहीं करवा सकता। वो सिर्फ A वार्ड के लिए योग्य होगा, बाकी वार्डों के लिए योग्य नहीं होगा। ये धारा 13E कह रही है। धारा 13F, कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन किए जाने का हकदार नहीं होगा। ये धारा जो 13F है ये कह रही है कि ये जो ये नगर पालिका है यहाँ का ये Q निवासी है, तो ये अपना नाम जो निर्वाचन नामावली है, निर्वाचक नामावली, इसमें निर्वाचक नामावली है, इसमें सिर्फ एक बार नाम लिखवाने का हकदार होगा, एक बार। तो धारा 13E और 13F ये ध्यान रखें आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। 13E कहती है कि एक व्यक्ति एक ही वार्ड से चुनाव लड़ेगा, और धारा 13F कहती है कि एक वार्ड से एक ही बार नाम लिखा जाएगा व्यक्ति का। अगला धारा अगली 14 नंबर, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निहिरता है। यानी आप चुनाव लड़ रहे हो और आपका निर्वाचक नामावली में नाम आना है, तो यदि आपके अंदर कौन कौन सी निहिरता का मतलब अयोग्यता है, वो कौन कौन सी अयोग्यताएं होगी जिसके तहत आप
उस नाम आप चुनाव नहीं लड़ सकते, सीधा सीधा यही है अयोग्यताएं। अयोग्यताएं वो कौन कौन सी अयोग्यताएं जिसके कारण आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ये धारा 14 कहती है। यानी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यताएं। अब 14(1) क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निहित यानी अयोग्य होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है। यानी जो भारत का नागरिक नहीं है वो नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता वार्डों में, ये ध्यान रखें। दूसरा, विकुचित है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, भ्रष्ट आचरण का है या अन्य अपराध से संबंधित या विधि के उपबंधन यदि मतदान करने के लिए निहित है। ये विधि के उपबंधन मतदान यानी ऐसा कोई कानून जिसके तहत उसको सजा हो रखी है वो मतदान नहीं कर सकता, उसको आतंकवादी घोषित किया गया है, उसको देशद्रोही घोषित किया गया है और वो मतदान नहीं कर सकता, वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। भ्रष्ट आचरण यानी भ्रष्टाचार में लिप्त है वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। कोई अन्य अपराध किया हुआ है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। भारत का नागरिक नहीं है वो भी चुनाव नहीं लड़ेगा। और विकुंचित यानी अस्वस्थ मस्तिष्क का है, अस्वस्थ मस्तिष्क, यहाँ इसका मतलब है अस्वस्थ मस्तिष्क, अस्वस्थ मस्तिष्क यदि अस्वस्थ मस्तिष्क का है यानी पागल है वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। ये धारा 14 में उल्लेख है। 14(1) में ध्यान रखें, 14(1) धारा 15, धारा 15 वेरी इंपॉर्टेंट है, मिथ्या यानी गलत घोषणा करना। जब आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपके पास जो वहां से जो सूचना मांगी जाएगी वो आपको 100% सही देनी पड़ेगी। यदि आप उसमें से कोई गलत सूचना दे देते हो या छुपा लेते हो या बड़ा चढ़ा के बताते हो या कम बताते हो तो उसके बारे में क्या प्रावधान है ये धारा 15 में कहा गया है। यानी मिथ्या यानी गलत घोषणा करना। यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में तैयारी, पुनरीक्षण, शुद्धि, किसी प्रविष्टि के निर्वाचक नामावली ऐसे सम्मिलित या अपवर्जित किए जाने के संबंध में ऐसी लिखित घोषणा यदि मिथ्या है तो, यदि किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है यानी जो उसने घोषणा की है उसमें असत्यता सिद्ध होती है तो उसको कम से कम 1 वर्ष का कारावास होगा, 1 वर्ष का कारावास और कम से कम जुर्माना जो होगा वो 2,000 रुपए का होगा। और ये जो जुर्माना है या दोनों हो सकता है, 1 वर्ष का कारावास हो सकता है, 2,000 का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। किंतु ये जो जुर्माना है ये 5,000 से अधिक नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि धारा 15 के तहत मिथ्या गलत घोषणा करने पर अधिकतम जुर्माने की राशि क्या है, तो अधिकतम जुर्माने की राशि है वो है 5,000 और कम से कम जुर्माना है मिथ्या घोषणा करने पर वो है 2,000। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि मिथ्या गलत घोषणा करने पर जो निर्वाचक है उसके द्वारा दंड का कितना प्रावधान है, तो 1 वर्ष की कारावास या 2,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से हो सकता है। मगर ये जो जुर्माना है पिछली बार भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये जो जुर्माना है वो अधिकतम 5,000 का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा मिथ्या घोषणा का। अगली धारा, धारा 16 कहती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है इसका उल्लेख धारा 16 में किया गया है। धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख किया गया। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, तो एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा जो राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से इस हेतु मनोनीत करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये धारा 16 ये कहना चाह रही है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक राज्य सरकार का व्यक्ति होगा और राज्य सरकार का वही व्यक्ति होगा जिसे राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को राज्य निर्वाचन आयोग को परामर्श देगी और उस परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग उसको मनोनीत करेगा। मनोनीत, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ऐसे शब्दों का ध्यान रखें, वहां मनोनीत की जगह नियुक्त भी आ सकता है, नियुक्त, चयन, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। मनोनीत, ये शब्दों का ध्यान रखें। अधिनियम जब भी आप पढ़ते हैं चाहे वो संविधान का हो चाहे किसी भी विभाग का हो, उस अधिनियम को आपको शब्द स याद करना जरूरी है। यदि आप शब्द स याद नहीं करते तो आपकी छोटी छोटी गलतियों में नंबर कट जाएंगे, इसलिए आपको शब्द स याद करें। तो धारा 16 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी वही होगा जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा, एक तो ये ध्यान रखें। और राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग उसको मनोनीत